हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज करने वाले हैं आपकी केबीएस एग्ज़ाम के अंतर्गत आपका ईबीएस का पोर्शन जो कि आपका 20 नंबर का पूछा जाता है। तो 20 क्वेश्चन ही हम इसमें करने वाले हैं। आपकी मैं ये अपेक्षा करता हूँ आपसे कि आप जो है इसमें से 20 में से 20 क्वेश्चन आप जो है सही करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, नए पैटर्न पर ये क्वेश्चन हैं आपके केबीएस एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, उसी आधार पर जो हम क्वेश्चन करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इन 20 क्वेश्चनों में से आप कितने सही कर पाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। नए पैटर्न पर सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। तो पेडागोजी के 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो जिन साथियों ने नहीं देखे जाकर देख ले लें, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण है। तो चारों कुछ आंसर आपको दिख रहे होंगे। श्वास नली के वाल्व का काम करना बंद कर देना, भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश, मनुष्य की आहार नली का संकुचित होना, आमाशय द्वारा भोजन को स्वीकार ना करना। ये कौन से इन चार कारणों में से कौन सा कारण है जो कि आपका भोजन करते समय हिचकी आता है और जो है खांसी आती है, आपको ये बताना है कौन सा इसमें सही आंसर माना जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन दूसरा सही माना जाएगा कि भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश, मतलब भोजन का कोई भी अगर कण श्वास नली में चला जाएगा तो उसमें क्या होगा, हिचकी आएगी और जो है खांसी आने की संभावना रहती है, ठीक है। आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है क्योंकि। तो जितने भी जैम, मुरब्बा ये चीज़ें होती हैं, इनको चाशनी में क्यों जो है प्रतिरक्षित रखा जाता है, ठीक है। आपने देख भी रखा होगा। तो बताइए। देखिए, चाशनी जीवाणु कोषों से जल खींच लेती हैं और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। चाशनी से सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं संकुचित हो जाती हैं। चाशनी तापमान में वृद्धि करती है जिससे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। चाशनी सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को बाधित करती है। तो कौन सा इसमें सही आंसर आप जो है लगाते अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता। तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका सही होने वाला है। चाशनी जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह सक पाते, ठीक है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसलिए जो है खाद्य पदार्थों में जैसे मुरब्बा है और जैम है आदि को जो है आपका जो है चाशनी में जो है रखा जाता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, इसमें जो देखिए ये जीवाणुओं से जल खींच लेते हैं और जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। इसका कारण है, ये आपने समझ लिया। नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है। मनुष्य के शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। नमकीन पानी का घनत्व कम होता है। मनुष्य के शरीर का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ये चार बातें हैं, इसमें से कौन सा आप सही करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए ही सही करने वाले हैं। नमकीन पानी का घनत्व जो है अधिक होता है, ठीक है। इसलिए जो है जब कोई मनुष्य है जब उसमें जाता है तो वो ऐसे लेटा हुआ मालूम पड़ता है, ठीक है। उसका घनत्व तो ज़्यादा होता है नमकीन पानी का। और अगर बात करें कि इसमें जो है महासागर होते हैं, ठीक है, जितने भी, तो उसमें लगभग अगर बात मानी जाए तो लगभग 20%, ठीक है। कितना, 1 लीटर में लगभग 1 लीटर जल अगर हम लेंगे तो 20% जो है उसमें आपका इसकी लवणता पाई जाती है। 20% क्या पाई जाती है, लवणता पाई जाती है, ठीक है। और अगर अगर वैसे माना जाए तो लगभग एक एक लीटर में जो है 1 किलो में आपका जो है 300 ग्राम के आसपास नमक मिल जाता है, ठीक है। 20% लवणता पाई जाती है इसमें, ये बात आपने समझ ली होगी। तो घनत्व अधिक होने के कारण जो है पानी में जो है आदमी या मनुष्य लेटा हुआ मालूम पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इससे भी देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मलेरिया वाले से। सारी चीज़ें बिल्कुल नए पैटर्न पर हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए,
अगर जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार क्लास कर रहे हैं, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे क्या है आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सकेगा। तो इसमें देखिए मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियां छोड़ने की सलाह देने के पीछे अवधारणा है। ठीक है, मतलब मलेरिया को रोकने के लिए हम तालाबों में मछलियां छोड़ने की जो सलाह है, उसके पीछे अवधारणा क्या है? मछलियां मच्छरों के लार्वे को खा जाती हैं, मछलियां पानी को शुद्ध करती हैं, मच्छर मछलियों को देखकर भाग जाते हैं, मछलियां मच्छरों को एक स्थान पर एकत्रित करने में सहायक हैं। अब इसमें से देखिए, मछलियां मच्छरों को एक स्थान पर एकत्रित करने में सहायक है, ये आपका गलत है। मच्छर मछलियों को देखकर भाग जाते हैं, ये गलत है। मछलियां पानी को शुद्ध करती हैं, ये बात आपकी गलत है, लेकिन ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मछलियां मच्छर के लार्वे को जो है खा जाती हैं। ठीक है, बात समझ गए होंगे। इसीलिए जो है इसको मछली को क्या कहा जाता है? जल को शुद्धिकारक जीव है। ठीक है, मतलब शुद्धिकारक जीव भी कहा जाता है मछली को। ठीक है, जो कि क्या करता है? मच्छर के जो है लार्वे को खा जाता है, और जो है जल को जो क्या करता है? रंगहीन बना रहता है। ठीक है, उसको मतलब साफ कर देता है। ठीक है, यहाँ शुद्ध कह रहा है, ये बात सबसे पहले इसमें रखी जा रही है। ठीक है, जब लार्वे को वो खा लेगा, ठीक है, तो क्या है, पानी जो है उसका साफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो बच्चा कह सकते हैं मच्छर का लार्वा होता है उसको खा जाता है, इसलिए ठीक है जो है मछलियों को क्या कहा जाता है? आपका शुद्ध कारक जीव भी कहा जाता है, ये बात समझ ले होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? मच्छरों के लार्वे को खा जाती है। ठीक है, और अगर बात करें कि इसको बनाने की दवा जो होती है मलेरिया को, तो सिनकोना वृक्ष की छाल, सिनकोना सिनकोना यहाँ लिख लेंगे, सिनकोना वृक्ष की छाल होती है। ठीक है, वृक्ष की छाल इसके काम में आती है, दवाई बनाने के काम में आती है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2-3 पॉइंट और होती है कि पानी को, वो डेंगू को रोकने के लिए होता है, मलेरिया को भी जो है पानी को इकट्ठा ना होने, इस तरीके के आपके जो है ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पद चिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि यहाँ हवा या पानी से कोई अपर्दन नहीं होता, उल्काओं के टकराने की कोई संभावना नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर मौसम नहीं होते। कौन सा आपका सही माना जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन आपका तीसरा सही माना जाएगा। यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको छोटा करके, चारों ही पॉइंट आपको दिखा देता हूँ कौन सा आपका ऑप्शन सही है माना जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये बात आपने समझ ली होगी। ठीक है, ना ही यहाँ पर वायु है, ना ही आपका जल एवं जीव है। ठीक है, चंद्रमा पर ना ही जो है वायु है और ना ही आपका जल जीव है, जल एवं जीव हैं। ठीक है, जल एवं जीव हैं। ठीक है, और चंद्रमा जो है आपका वायुमंडलहीन उपग्रह है। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे, चंद्रमा जो है आपका वायुमंडलहीन उपग्रह माना जाता है, ये बात समझ ले होंगे। तो इसीलिए जो है वहाँ पर अगर कोई मनुष्य है, उसके पद चिन्ह मतलब अगर वो वहाँ गया है तो वो 10 मिलियन वर्ष तक वो दिखाई देंगे। ठीक है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडलहीन, क्या है? वायुमंडलहीन उपग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए वायुमंडलहीन उपग्रह कौन सा है, तब आप लगाएंगे चंद्रमा। क्या लगाएंगे? चंद्रमा। ठीक है, यहाँ पर न वायु पाया जाएगा, न जल, न जीव पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? चंद्रमा पर। ये एक वायुमंडलहीन उपग्रह कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वायुमंडल नहीं है, ये बात आपने समझ ली होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए कि मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध ना होने के कारण आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है। अब उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी है, क्योंकि लकड़ी इकट्ठा करने के लिए उसे दूर दूर तक जाना पड़ता है। लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी श्वास नली में इकट्ठा हो गया है। कोई सहायता करने वाला नहीं है, इसलिए सभी कार्य स्वयं करने पड़ते हैं। लकड़ी के जलने से वातावरण में बिना जले कार्बन के कण बिखर गए होंगे। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे? देखिए सीटेट में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सीटेट में भी ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है।
तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन आपने दूसरा सही कर लिया होगा साथियों। लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी श्वास नली में इकट्ठा हो गया होगा, इसलिए जो है उसे परेशानी हो रही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बात करें कि अगर उसमें जो है गैस कौन सी निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो क्या है, उसके जलने से धुआं जो है उसकी श्वास नली में इकट्ठा हो गया, इसलिए उसे जो है श्वास लेने में जो है कठिनाई मालूम पड़ रही है। ठीक है, तो ये देखिए जो धुएं में श्वास नली में जो क्या है, खांसी का कारण भी ये बन सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेती है क्योंकि, देखिए ये आ गया आपका, तो इसमें कौन सा बताना है? ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी बल की दिशा बदल देती है। ट्रॉलियाँ ऊर्ध्वगामी चलती हैं। ट्रॉली में प्रयुक्त तारें ट्रॉली को आसानी से खींच लेती हैं। ट्रॉली तार पर आसानी से फिसल जाती है। ये कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही माना जाएगा? तो ऑप्शन ए ही सही माना जाएगा। ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी बल की दिशा में गति करती हैं। ठीक है, बल की दिशा को बदल देती हैं, ये बात आपने समझ ली होगी। अब मैं बता दूं आपको, देखिए ये जो ट्रॉली होती है, ये इसको देखिए ये मैं बता दूं, घिरनी को क्या बोला जाएगा आपका? लिवर का काम करेंगे। ठीक है, ये और जो भी कोई बोझ है वो उस पर क्या है, मतलब आसानी से जो है वो चला जाएगा, इसलिए उसमें जो है भार नहीं मालूम पड़ता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। कुछ साथी इसमें लगा देंगे ट्रॉली तार पर आसानी से फिसल जाती है, ये आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि बाष्पीकरण में जल वाष्प में बदलता है तो कितने पर? देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर, सभी तापमानों पर कौन सा जो है, कितने टेम्परेचर पर जो है बाष्पीकरण में जो है जल वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, मतलब जल वाष्प में पानी जो है जल वाष्प में बदल जाता है, ये आपको बताना है इसमें। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका, मैं बता दूं आपको, बिल्कुल सभी तापमानों पर जो है आपका ये जो है जल वाष्प में बदल जाता है। 100 डिग्री तापमान पर, ये बात उतने में हो गई। कम तापमान पर, मतलब कम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कम कर दें। ठीक है, और अधिक तापमान पर, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक मिनिमम जो है कह सकते हैं, एक निर्धारित है कि उसके बाद में जो है जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसके समीपवर्ती मतलब आसपास। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे की बात नहीं कर रहा है कम तापमान पर। ठीक है, आसपास जो है जब बात अगर होने लगेगी, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड होने लगेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो पानी जो है जल वाष्प में बदलने लगेगा। ठीक है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं साथियों? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ये बात आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, जल वाष्प को, बात समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक किसान डंडियों से अन्न कणों को पृथक करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है थ्रेशिंग, निष्पादन, हस्तचयन या फसल की कटाई। जो साथी रेगुलर जुड़े हुए हैं वो आप जो है आसानी से बता देंगे। तो इसको क्या कहा जाएगा साथियों? बिल्कुल आपको थ्रेशिंग कहा जाएगा, मतलब डंडी और दानों को अलग करना जो है थ्रेशिंग कहलाता है। ठीक है, और जो मशीन होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? आपको थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। जिस मशीन से जो है अलग किया जाता है उसको थ्रेशिंग किए जाते हैं। इसमें क्या है, जो भी डंठल होते हैं, डंडियाँ होती हैं, और जो दाने होते हैं उसके, उनको क्या कर दिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए, और मशीन कौन सी होती है? थ्रेशर मशीन होती है, थ्रेशर मशीन होती है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेशिंग कहलाती है। ठीक है, दानों को भूसे से अलग करना। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है, उन्हें किसके लिए? देखिए कीटाणु रहित करने के लिए, जल में मिली अशुद्धियों को तलहटी में बिठाने के लिए, जल को रंगहीन करने के लिए, वर्षा के दिनों में कुओं के जल को खराब होने से बचाने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल आप जो है क्या सही करेंगे इसमें? तो ऑप्शन ए सही करने वाले हैं, कीटाणु रहित करने के लिए, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। पहले तो आप इसका सूत्र समझ लेंगे, इसको KMnO4 बोलते हैं।
NO4 बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है। रासायनिक अगर सूत्र पूछ ले, जैसे जल का H2O आपका देखने को मिल जाता है, जल को हम H2O बोलते हैं, उसी तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट को जो है उसका फॉर्मूला KMnO4 होता है। ये जो है उसको कीटाणुओं को जो है ख़त्म करने के लिए जो है डाला जाता है किसमें, कुएं में। इसको लाल दवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, लाल दवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल दवा भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए लाल दवा, तो लाल दवा का फॉर्मूला पूछ लिए तो KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट को दूसरा किस रूप से जाना जाता है, तो लाल दवा के रूप में कह देगा। अगर यहाँ कह दे ग्रामीण क्षेत्रों में लाल दवा कुओं में जल में मिलाया जाता है किस लिए, कीटाणु रहित करने के लिए, मतलब लाल दवा भी अगर देकर पूछ रखा होगा तब भी आप जो है समझ लेंगे। ठीक है, इसको लाल दवा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए मॉडल पेपर एक ही हमारा चल रहा है। पेडागोजी हमने कंप्लीट कर ली, लगभग 60 क्वेश्चन हमने जो है उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। 60 क्वेश्चन ही आपके पेडागोजी के पूछे जाते हैं, तो जाकर देख लेंगे। आज पर्यावरण अध्ययन EVS को ख़त्म करने वाले हैं। एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जाँच होगी। एनीमिया को ख़त्म करना है तो रक्त में किसकी जांच करी जाएगी, रक्त में मलेरिया के जीवाणुओं की, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की, रक्त में शर्करा की मात्रा की, रक्त में उपस्थित क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की। एनीमिया के लिए जो हमें रक्त का परीक्षण करना पड़ता है तो हमें किसकी जांच करनी पड़ती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की जो है जाँच करी जाती है। तो उसके आधार पर जो है मरीज को बताया जाता है कि आपको एनीमिया रोग है या नहीं है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है इसमें रोग पाया जाता है। ठीक है, और बता दें इसमें देखिए ब्लड टेस्ट में इन्हीं घटकों की जांच की जाती है। किस चीज़ की, मैं बता दूं, हीमो आयरन और ब्लड प्रोटीन ग्लोबिन की। क्या मैं बता दूं दोबारा, हीमो आयरन, दो चीज़ें आप नोट कर लेंगे। हीमो आयरन, इसमें भी अगर अंदर पूछ ले क्वेश्चन, इसके अंदर भी हीमोग्लोबिन के भी अंदर भी पूछ ले तो इसको हीमो आयरन, ठीक है, लोह तत्व की कमी भी आप कह सकते हैं इसमें, हीमो आयरन। और ब्लड प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन ग्लोबिन। ठीक है, ब्लड प्रोटीन ग्लोबिन। ठीक है, ये इसकी कमी के कारण जो है एनीमिया रोग होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी की ना दे रखा हो तो उसमें हीमो आयरन की कमी भी दे रखेगा। ठीक है, और अगर आपका ब्लू प्रोटीन ग्लोबिन आपका ग्लोबिन अगर दे रखा है तब भी आपको यही लगाना है। ठीक है, तो बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की, नीतू को उल्टी दस्त की शिकायत थी। डॉक्टर के पास जाने पर उसे तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि ग्लूकोज से उल्टी दस्त तुरंत रुक जाते हैं, ग्लूकोज से आमाशय में पाचन क्रिया तेज हो जाती है, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है, उल्टी दस्त पेट की खराबी से होता है जिसे ग्लूकोज से रोका जाता है। ये चारों ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे, बिल्कुल आप बताने वाले हैं। बिल्कुल ऑप्शन आप कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन तीसरा लगाने वाले हैं, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। तो शरीर को ताकत पहुंचाने के लिए जो है ग्लूकोज की बोतलें या ग्लूकोज जो है चढ़ाया जाता है। ये बात समझ होंगे। ठीक है, और इसमें देखिए इसकी जगह पर क्या है, ORS का घोल भी दिया जाता है। ORS क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, उल्टी दस्त करी जाए तो किस चीज़ का घोल दिया जाता है, तो ORS का घोल भी आप लिख लेंगे उसमें। ठीक है, ORS का घोल भी इसमें दिया जाता है, डॉक्टर मतलब सलाह देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि वनों का वास्तविक दावेदार कौन है। वनों का वास्तविक दावेदार कौन है, वे लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं तथा वन उत्पादकों पर निर्भर हैं, सरकार का वन विभाग जिसके पास भूमि का अधिकार है, विभिन्न वन उत्पादों का प्रयोग करने वाले उद्योगपति, प्रकृति एवं जंगली जीवों के समर्थक जो प्रकृति का मौलिक रूप में संवर्धन के पक्षधर हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ऑप्शन ए सही माना जाएगा, वे लोग जो जंगल में या जंगलों के आसपास रहते हैं वन उत्पादकों पर निर्भर है, मतलब उसी पर जो है निर्भर हैं, वही उसके दावेदार माने जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। शहरों में नगर निगम दो प्रकार के पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है, नीला और हरा। इन दोनों कूड़ेदानों में कूड़ा निम्न आधार पर जो है पृथक होता है। ठीक है, पृथक लिख लेंगे यहाँ पर।
तो किस आधार पर होगा देखिए, विगलित होने वाले, विगलित ना होने वाले, पुनः चक्रण किए जा सकने वाले, पुनः चक्रण ना किए जा सकने वाले, घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, दुर्गंध युक्त कचरा, दुर्गंध रहित कचरा। ये 4 विकल्प आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? ये क्वेश्चन मैं सीटेट में करा चुका हूँ। तो इसकी देखिए लैंग्वेज चेंज करके आ गई थी, उसमें था अपघटित होने वाले, उसमें अपघटित नहीं होने वाले, और अपघटित की जगह अगर विगलित भी दे रखा है तब भी आपको सही करना है। तो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, विगलित होने वाले, विगलित नहीं होने वाले, मतलब अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। ठीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट देख सकते हैं क्योंकि दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है। सिर के दोनों ओर स्थित आंखें देखने का दायरा बढ़ाती है। आंखों की पुतलियां स्थिर होती हैं, उनकी आंखों की संरचना विशेष प्रकार की होती है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन आप ए सही करेंगे कि दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है। ठीक है, ये बता दें ये मनुष्य से 4 गुना तक अधिक देख लेते हैं, मनुष्य से 4 गुना अधिक तक देख लेते हैं, और एक बार में ये एक ही वस्तु को टारगेट कर पाते हैं, मतलब एक बार में ये एक ही वस्तु को ये देख पाते हैं। ये बात समझ ले होंगे। देखिए मैं दिखा दूं, पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। गिद्ध की बात करें, चीलबाज गिद्ध है, ये मनुष्य से 4 गुना अधिक देख लेते हैं और एक बार में एक ही जो है वस्तु को जो है देख पाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए, जैसे झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में से कौन सा इनमें से भिन्न है? 4 चीज़ें दे रखी, इनमें से कौन सी चीज़ अलग है? झील, तालाब, झरना, पहाड़ी। तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है कौन सी इसमें भिन्न है, बिल्कुल पहाड़ी आपका भिन्न है। ठीक है, ये तीनों ही जल से संबंधित हैं, झील, झरना और तालाब, लेकिन पहाड़ी एक पहाड़ से संबंधित है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता चल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, जैसे देखिए गुजरात, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है। चलिए मैं पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे, 2-3 कथन दे रखे हैं, 4 कथन, इनमें बताना है कौन सी चीज़ें सही हैं कौन सी गलत हैं। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपुओं का खाते हैं। कश्मीर के लोग नारियल के तेल में बनी सुंदर समुद्र की मछली खाते हैं। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। सही कथन है। कौन कौन सा कथन इसमें सही है ये बिल्कुल आपने पढ़ रखा है साथियों। बिल्कुल देखिए इसमें बता दूं, ऑप्शन ए सही माना जाएगा। गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। दूसरा आ जाए इडली सांभर डोसा, इस तरीके के लेमन राइस चटनी, ये आपके गुजरात में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फंसाने के लिए आपको क्या दे रखा है, दाल और दाल के साथ चपाती और दाल में शक्कर डालकर खाते हैं, ये दे रखा है। ठीक है, वहाँ लेमन राइस नहीं दे रखा, लेमन राइस नहीं दे रखा, ना ढोकला दे रखा है। ठीक है, इडली ढोकला ये आपको देखने को मिलती है, ये नहीं दे रखा है उसमें। अब केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपुओं का खाते हैं, ये बात आपको पता है बिल्कुल। ठीक है, केरल में जो है लोग नारियल में बनी हुई, ठीक है, नारियल के तेल में बनी हुई सब्जी को खाते हैं और उबला हुआ टेपू का खाते हैं। ठीक है, बात समझ गए। उसके बाद कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में खाते हैं, जो कि इसमें नारियल का तेल दे रखा है, ये गलत है, क्योंकि कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं और गोवा में नारियल के तेल में, ये दोनों गलत हैं। तो ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन आपका पॉइंट आपका जो है कथन ए सही है और बी सही है, तो ऑप्शन ए में देखने को मिल रहे हैं। तो कश्मीर के लोग जो है क्या है, सरसों के तेल में जो है पकी हुई मछली खाते हैं। ठीक है, समुद्र की पकी हुई मछली खाते हैं। और जो है गोवा के लोग जो है नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। ठीक है, नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। केरल के लोग जो है किसी भी करी के साथ जो है टेपुओं का खाते हैं। ये बात समझ गए होंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही था।
अगले क्वेश्चन की बात करें कि नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया है इसमें, तो नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। दर्जन चिड़िया, बीवर पक्षी, कलचिड़ी, उल्लू। अगर आपने देखिए अब तक तो जो है नॉर्मल क्वेश्चन पढ़े थे, तो इसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, उल्लू। ठीक है, तो उल्लू ही ऐसा एक पक्षी है। ठीक है, तो उल्लू के साथ साथ एक चील भी आप लिख लेंगे, उसमें एक चील भी लिख लेंगे। ठीक है, जो कि मानव की भांति जो है उसके सामने की ओर होती है उसकी आंखें। ठीक है, इसमें जो है उल्लू और चील जैसे आपके पक्षी देखने को मिल जाते हैं जिनकी जो कह सकते हैं आंखें हैं वो सिर के सामने होती हैं। ठीक है, बिल्कुल जस्ट सामने देखने को मिल जाती हैं। और बात करें दूसरी चीज़, इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि रात में जो है अधिक देखने वाले, ठीक है, रात को बेहतर दृष्टि से देखने वाले जो है कौन से पक्षी होते हैं, तो उल्लू हैं। ठीक है, बात समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, हाथियों के विशेष विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन हैं ये आपको बताने हैं, इसमें भी देखिए पॉइंट हैं। तो बिल्कुल इस तरीके की क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सीटेट में, और जो है अब केवीएस में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये केवीएस का पहला एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी जो है हाथी से क्वेश्चन आया था, तो समझ लेंगे बिल्कुल। हाथियों के विषय में हमें बताना है, कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इनमें हमें बताना कौन सा पॉइंट जो है सही माना जाएगा। तो हाथी एक साथ समूह में जिसे झुंड कहते हैं और में रहते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो हाथी जो है झुंड में रहते हैं। और उसके बाद में कह रहा है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, ये बात सही है। तीसरा आपका है हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ और अपने बच्चों के साथ रहती हैं, बिल्कुल। हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक की झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। दोबारा समझेंगे, देखिए, हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक की झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित। तो ये तो कहीं तक बात समझ में ही नहीं आ रही है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन आपका पहला सही माना जाएगा, ऑप्शन ए सही माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें समझेंगे, देखिए, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो माना जाता है, देखिए जो हाथी होते हैं वो झुंड बनाकर रहते हैं। इसमें जो नर हाथी होता है वो अपना झुंड छोड़ देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट जो है अगर इसमें होता हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाथी एक साथ समूह में जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं, बिल्कुल बात सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं, ये बात सही है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ और उनके बच्चे साथ में रहते हैं, बिल्कुल। और बता दूं मैं इसमें, देखिए, लगभग नर हाथी की बात करी जाए, इसमें 4-5 वर्ष दे रखा है। इसमें आप समझेंगे कि नर हाथी जो है 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड में रहते हैं, उसके बाद झुंड छोड़ देते हैं। ठीक है, 14 से 15 वर्ष। ठीक है, और आपका एक झुंड में लगभग 10 से 12 जो है मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, 10 से 12 हाथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, हाथी जो है 14 से 15 वर्ष तक अपने झुंड में रहता है, उसके बाद अपना झुंड छोड़ देता है। ठीक है, और बुजुर्ग की जो मतलब हाथी बुजुर्ग जो होती है वो क्या होती है, उस झुंड की क्या होती है, नेता होती है। ठीक है, जो मादा हाथी होती है वो झुंड की क्या होती है, सरदार होती है, नेता होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको देखने को मिल गए कि हाथियों के झुंड में मुख्य रूप से मादा जो होती है वो उसकी क्या होती है, सरदार होती है। 10 से 12 उसमें जो है हाथी और उसके बच्चे होते हैं, मतलब हाथियाँ और उनके बच्चे होते हैं। 14-15 वर्ष की आयु में जो है नर हाथी जो है अपने झुंड को छोड़ देते हैं, ये बात आपने समझ ली इसके अंतर्गत। तो बिल्कुल ये देखिए, इसमें क्वेश्चन बहुत पूछ जाता है, वयस्क हाथी कितना पत्ती खा लेता है, तो 100 किलोग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। और छोटे बच्चे का वजन कितना होता है, लगभग 2 कुंटल। ठीक है, इसमें 2 कुंटल लिख लेंगे। ये 4-5 चीज़ें हैं आपको समझनी है। लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका सीटेट में भी बहुत पूछा जा रहा है, तो सीटेट जो देने जा रहे हैं वो अगर आगे हों तो वो देख लेंगे। और ये देखिए केवीएस का भी एग्ज़ाम हुआ था पीछे, उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, तो बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे इसको। मैं बिल्कुल
बहुत इजीली समझाने वाला हूँ, समझते चलेंगे। तो कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से कितने टाइम पर चली है साथियों? 20:45 पर, ठीक है, 20:45 पर चली है, ठीक है। और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 पर जो है पहुंच गया, 12:45 पर पहुंच गया। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा की औसत चाल, तो देखिए इसमें पहले तो आप फॉर्मूला इसको ध्यान से समझेंगे कि चाल बराबर आपका होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। पहले तो ये फॉर्मूला आप ये नोट करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसको नोट करेंगे। देखिए समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो बिल्कुल एग्जाम में आप आसानी से करने वाले हैं। अब इसमें समझेंगे कि वो 29 सितंबर को चला और फिर उसके बाद में 30 आया होगा, फिर 31 आया होगा, तो एक दिन तो वो पूरा पूरा ये चल गया 31 वाला, मतलब 24 घंटे तो ये चल गया। अब 29 से 30 के बीच में वो कह रहा है कि 20:45 पे चली थी, ठीक है, और उसके बाद में क्या हो गया, आपका अगला दिन शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपका 30 सितंबर हो जाएगा। और उसके बाद में ये कह रहा है कि 12:45 तक, तो 12:45 तो आप ये लिख लें, पहले तो 12:45 तो ये लिख लें, ठीक है। और उसके बाद में 20:45 पे ये चली थी, 20:45 से आगे तक का समय कितना हो जाता है, तो 3 घंटे 45 मिनट तो ये हो गया, 3 घंटे 45 मिनट ये हो गया, ठीक है, 3 घंटे 45 मिनट ये हो गया। 12:45 तक आपका 12:45 ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद में कितनी दूरी और चल गया, तो आपका 3 घंटे 45 मिनट ये और चल गया, ठीक है। अब टोटल कितना हो जाता है आपका 30, 6 36 और 3 39 और 1 40, ठीक है, 3 15 तक चला है। तो ये टोटल मिला के देखिए, ये अगर जोड़ें तो लगभग 40 घंटे वो चल गया है, ठीक है। कितना? 40 घंटे। दोबारा समझेंगे, देखिए मैं एक बार और समझा दूं। ये फॉर्मूला तो आपने लिख लिया है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। सबसे पहले अगर हम 29 से 30 की बात करेंगे तो 20:45 पे वो चला, 20:45 पे चला और 24 घंटे का जो है एक दिन होता है, तो इसमें 3 घंटे 15 मिनट तो बच गए एक दिन होने में, मतलब 29 तारीख को ख़त्म होने में 3:15 मतलब जो है बच गए, ठीक। 20:45 पे चला है, मतलब शाम के समय चला है वो, रात के समय, ठीक। अब दूसरा दिन निकल आया, जब उसने कितना चल गया वो 3 घंटा 15 मिनट और चल गया, ठीक। 30 तक होगी। अब 30 से 31 की जब बात करेंगे तो क्या है, देखिए 30 से 31 की बात करेंगे तो 24 घंटे तो ये चल गया वो, और ठीक है, क्योंकि एक पूरा दिन वो चल गया, 24 घंटे ये चल गया, 3:15 ये चला था और 24 घंटे वो और चल गया, तो उसका 31 कंप्लीट हो गया। अब 31 तारीख से 1 अक्टूबर तक 12:45 तक चला वो, तो ये भी जुड़ जाएगा इसमें, 12:45 और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ जोड़ेंगे आप, देखिए 24 3 27 28 29, ये देखिए 24 और 3 27 28 29 और 10 39 और 15 45 40, 15 45 कितने हुए 60 मिनट हो गई है। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलिए 60 मिनट और ये हो गए आपके 39, और 60 मिनट का ये घंटा होता है, ये आपको पता है, तो 40 घंटे तो ये हो गए साथियों, ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितने घंटे चल गया वो 40 घंटे। आप इसमें समय बिता दीजिए, लेकिन एग्जाम में जो है फटाक से आंसर करना है आपको, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल हमें निकालनी है। तो दूरी कितनी चली थी 2200, कितनी चली थी 2200 किलोमीटर, ठीक है। और समय कितना लगा साथियों 40 घंटे, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर रहे हैं। तो जीरो से ये जीरो चला जाएगा, इससे जब काटेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कहाँ देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए लगभग हम कितना, ये जो है कितनी चाल होगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन तीसरे में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपके बात समझ में आ गई होगी। अगर आपके क्वेश्चन ये नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे कर दोबारा देख लीजिए, आपके बात समझ में होगी। पहले देखिए
20:45 से चला, लगभग 3 घंटे 15 मिनट और चल गया वो, ठीक है, अगले दिन के लिए। फिर 30 सितंबर से 31 तक एक पूरा दिन चल गया, 24 घंटे ये आ गए। फिर 31 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 12:45 घंटे, मतलब 12 घंटे 45 मिनट ये चल गया। टोटल मिला के 40 घंटे चल गया। और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा देना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी थी 2200 किलोमीटर, और घंटा कितना था 40, काट दिया, कितना आ गया 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमने क्या है 20 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिए साथियों, 20 क्वेश्चन ईबीएस के कंप्लीट कर लिए। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन और देखने की मैं पूरी तैयारी कराऊंगा। मैंने आपसे वादा करा है बिल्कुल नए पैटर्न पर किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और मैं पूरा जो है कह सकते हैं पूरा जो है मेहनत करूंगा आपके लिए। तो आपको भी क्या करना है, मेहनत करनी है मेरे लिए। क्या करना है, बस इतना करना है कि वीडियो को शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए और बेहतर कार्य करने का, ठीक है। तो बिल्कुल मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।